नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गंभीर मरीजों को एम्स में किया जा सकेगा एयरलिफ्ट, जानिए कैसे चंद मिनटों में मरीज की बच पाएगी जान। अल्पसंख्यक परिवार के बच्चों को मिलेगी निशुल्क कोचिंग, आईएएस, पीसीएस और दूसरी पढ़ाई में नहीं देना होगा एक भी रुपया। 5 माह बाद सुशीला तिवारी अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन, देखिए कैसे बची सैकड़ों की जान और किन गंभीर मरीजों को रहना है कोरोना से सतर्क। कोरोना के होम आइसोलेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कॉन्टैक्ट नंबर, जान लीजिए कोरोना पेशेंट को कैसे रखना है अपना खुद ख्याल। नौसेना के लिए दून में बनेगी रिमोट कंट्रोल गन और टैंक, विदेशों से देखिए कैसे मिलेगी आधी कीमत पर। हेल्थ सुरक्षित रखने के लिए युवाओं ने दून से की 12 दिन में पूरी 4 धाम यात्रा, बोले फिट रहने के लिए लोगों को करना चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट्स। आर्थिक अपराधियों पर कसना शुरू हुआ शिकंजा, देखिए किस नई व्यवस्था से ट्रैप होंगे आर्थिक अपराधी। खबर एम्स में शुरू हुई हेली सेवा से है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स ऋषिकेश के नवनिर्मित हेलीपैड का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश परिसर में हेलीपैड बनने से गंभीर रोगियों एवं दुर्घटना होने पर घायलों की हेली सेवा से अस्पताल लाने में सुविधा होगी। एम्स ऋषिकेश में इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। हेली से उतरने के बाद मरीजों को मात्र 9 मिनट में एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। अतिवृष्टि होने पर राज्य में आपदाएं ज्यादा होती हैं। दुर्घटना होने पर लोगों को हेली सेवा से उपचार के लिए जल्द एम्स लाने की सुविधा रहेगी। सीएम ने कहा कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में 100 से अधिक लोगों की जान हेली सेवा से सीधे अस्पतालों में लाकर बचाई गई। इसके लिए सरकारी हेलीकॉप्टर एवं किराए पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा संस्थान है जहां परिसर के अंदर हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने एम्स के डॉक्टरों से कहा कि कोरोना काल में सीनियर डॉक्टर कोरोना के मरीजों का विशेष ख्याल रखें। जिस तरह कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है, ये चिंता का विषय है। कोरोना काल में आशा, आंगनवाड़ी, नर्स एवं डॉक्टर और स्वच्छता कर्मचारी जो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं, वे जनता के लिए देवदूत के रूप से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीजों को परीक्षण के साथ ही मनोवैज्ञानिक तरीके से भी मजबूत रखना जरूरी है। अगली महत्वपूर्ण खबर, अल्पसंख्यक छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की है। अल्पसंख्यक छात्रों को उत्तराखंड में प्रशासनिक यानी आईएएस एवं पीसीएस तकनीकी व मेडिकल परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी। 15 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 145 करोड़ रुपए की 37 योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये योजनाएं केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। बैठक में उर्दू शिक्षकों के 144 पद शीघ्र भरने की निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में देहरादून से 7, हरिद्वार से 4, ऊधम सिंह नगर के 22 व नैनीताल के 4 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावासों में बालिकाओं की कम संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने इसका प्रचार करने पर जोर दिया है। बैठक में बताया गया कि 2020-21 के 68 नए मदरसों में मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। छात्रवृत्ति योजना में लाभान्वित छात्रों के कम संख्या में बढ़ाने के लिए आय प्रमाण पत्र में सेल्फ सर्टिफिकेशन पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से करीब 10,000 अल्पसंख्यक छात्र लाभान्वित होंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर होम आइसोलेशन की गाइडलाइन की है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए किसी भी संक्रमित मरीज की पहले जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की टीम जाँच करेगी, जिसके बाद ही होम आइसोलेशन की इजाजत मिलेगी। कोरोना मरीज को ट्रेनिंग के बाद 17 दिन के लिए घर पर आइसोलेट की अनुमति दी जाएगी, जिसके तहत संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन पर रखने के लिए घर पर मरीज के लिए अलग हवादार कमरा और अलग शौचालय होना अनिवार्य है। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, होठ एवं चेहरे का नीला पड़ना, मानसिक भ्रम, ऐसे लक्षण होने पर तुरंत कोविड कंट्रोल रूम से संपर्क करें। उन्होंने कंट्रोल रूम का नंबर जारी करते हुए बताया कि 104 कंट्रोल रूम नंबर है। दूसरा अगर देहरादून में 0135-260-9500 है। घर में मौजूद गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, गंभीर रोगों
से बीमार व्यक्ति संक्रमित मरीजों के संपर्क से दूर रहें। यदि किसी भी मरीज के घर में इस तरह की सुविधा मौजूद नहीं है तो स्वास्थ्य टीम को इसकी फौरन जानकारी दें। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमित मरीज की रहने की व्यवस्था कोविड केयर सेंटर में ही की जाएगी। फोन पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहें। संक्रमित मरीज के साथ एक कमरे में होने पर ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें। मास्क उतारते वक्त उसे कानों के पास से उतारें। आगे के भाग को ना छुएं। खुद को लगातार सैनिटाइज करें। कोरोना संक्रमित मरीज द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से सीधे संपर्क में ना आए। मरीज को कमरे के बाहर से ही भोजन दें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह लेते रहें। अगली खबर सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना बुलेटिन की है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के चिकित्सकों ने एक खास रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कोरोना के दौरान हुई मौतों में मरीजों के शरीर में किन बीमारियों को पाया गया, इसका खुलासा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना बुलेटिन में नजर डालें तो कोरोना से 134 लोग उत्तराखंड में जान गंवा चुके हैं। वहीं कुमाऊं के एकमात्र सबसे बड़े सुशीला तिवारी चिकित्सालय में 48 कोविड-19 मरीज मर चुके हैं। कोरोना से मरने वालों में सबसे कम उम्र के 17 साल के हैं, जबकि सबसे अधिक उम्र के 87 साल के मरीज हैं। एसटीएच के चिकित्सक और कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि कोरोना से मरने वाले मरीजों में कैंसर, किडनी फेलियर, सीओपीडी, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण काफी रोगी मौत में शामिल हुए हैं। बुखार, सर्दी या कोई अन्य छोटी बीमारी होने पर इन दिनों लोग कोरोना के डर से डॉक्टरों को दिखाने से बच रहे हैं, जो बड़ा कारण है कोरोना से मौत को बढ़ा देने का। एसटीएच में कोविड-19 से मौत के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 0 से 10 वर्ष की उम्र का एक भी मरीज नहीं मरा। 11 से 20 वर्ष में एक मरीज की मौत हुई। 21 से 30 वर्ष में 2, 31 से 40 वर्ष में 4, 40 से 50 वर्ष में 7, 51 से 60 वर्ष में 18, 61 वर्ष से अधिक उम्र में 16 मौतें हो चुकी हैं। इस महिला के जो है परिवार में कई लोगों को बुखार चल रहा था और उन्होंने आइसोलेशन के डर के मारे जी लग रहा था कि हमको आइसोलेट कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने जांच नहीं कराई और अपना ट्रीटमेंंट करते रहे। रात भर मरीज को शुगर थी, अनकंट्रोल्ड शुगर थी और मरीज को फिर वो विजयपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए। उसके बाद में उसको यहाँ रेफर कर दिया गया। जब यहाँ रेफर कर दिया गया तो मरीज की हालत काफी नाजुक थी। उसका ब्लड प्रेशर कम चल रहा था, 80 सिस्टोलिक। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% था। जब मरीज आई थी तो ऑलरेडी काफी गंभीर अवस्था में थी। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर सेना में आत्मनिर्भरता की है। सेना के लिए जिस T-90 टैंक के फायरिंग कंट्रोल सिस्टम के निर्माण के लिए हमारा देश रूस व फ्रांस पर निर्भर था, अब इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत उत्तराखंड के देहरादून में होगा। इन उत्पादों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने OLF में निर्मित थर्मल इमेजिंग प्रोडक्शन शॉप का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया है। OLF के महाप्रबंधक शरद कुमार यादव ने कहा कि अब तक फैक्ट्री में T-90 T-72 टैंक की सिर्फ डे साइट का निर्माण किया जा रहा है। अब संस्थान परिसर में करीब 8 करोड़ की लागत से थर्मल इमेजिंग प्रोडक्शन शॉप का उद्घाटन हो जाने के बाद जल्द नाइट साइट भी तैयार की जाने लगेगी। OLF के महाप्रबंधक शरद कुमार यादव ने बताया कि सोमवार को रक्षा मंत्री ने प्रोडक्शन शॉप के उद्घाटन के साथ स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन की तकनीक को भी लॉन्च किया। फैक्ट्री पहली बार नौसेना के लिए ये उपकरण तैयार कर रही है। ये उपकरण समुद्र की लहरों के उतार चढ़ाव के बीच भी सटीक निशाना लगाने में मदद करेगा। साल भर के भीतर इसका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। सेना में अगले 5 साल में 464 T-90 टैंक की जरूरत है। अब तक विदेश से आयात करने पर एक साइट पर 1.70 करोड़ रुपए का खर्च आता है। OLF में इसका निर्माण करने पर लागत 85.55 लाख रुपए के आसपास आएगी। इसी तरह GRSE, OLF देहरादून, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में शुरू किए जा रहे मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज से हमारी आर्म फोर्सेज आधुनिक तो बनेगी ही, साथ ही हम दूसरे देशों की बजाय अपने ऊपर निर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। देहरादून के 2 युवक इन दिनों लॉकडाउन के दौरान अपने कारनामे को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के
दो नौजवानों ने साइकिल से 12 दिन में पवित्र चारधाम यात्रा पूरी कर ली। साइकिल से यात्रा के पीछे इन दोनों नौजवानों का मकसद लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना है। देहरादून के अजबपुर कला के रहने वाले शशांक रोहिला और पंकज बिष्ट ने पिछले 20 जुलाई को यात्रा शुरू की और 12 दिन बाद वापस देहरादून लौट आए। एक चैनल में प्रसारित खबर के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शशांक और पंकज लोगों को कुकिंग, इंडोर गेम या साइकिलिंग करते हुए देख रहे थे। इसे देखकर ही उन्होंने साइकिलिंग से चारधाम यात्रा का प्लान बनाया। अनलॉक होने के बाद पिछले 20 जुलाई को दोनों दोस्त साइकिलिंग से चारधाम के लिए निकल पड़े। शशांक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कुछ अलग करने की सोच के कारण पंकज से बात की और साइकिल यात्रा की बात उनके दिमाग में आ गई। उन्होंने कहा कि लोगों को अगर फिट रहना है तो 10 मिनट साइकिलिंग के लिए ज़रूर दें, जिससे वह हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर आर्थिक अपराधियों को जल्द पकड़े जाने की। प्रदेश में आर्थिक अपराध करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए कुमाऊं में पहले आर्थिक अपराध अनुसंधान थाने के जल्द बनने की उम्मीद जागी है। एसटीएफ की ओर से रुद्रपुर में थाना बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द जमीन हड़पने और बेनामी संपत्ति के मामलों की जांच देहरादून या अन्य जिलों में नहीं भेजनी पड़ेगी। सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में आर्थिक अपराध की श्रेणी के हिसाब से केस दर्ज किया जाता है। उसे अपराधियों की तरह आर्थिक अपराध की जाँच भी कई एजेंसियां करती हैं। 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा करती है। ये किसी भी बड़े आर्थिक अपराध मामलों में अपने आप ही केस नाम में दर्ज कर सकती है। कुमाऊं में इस तरह के अपराध होने पर यहाँ की पुलिस देहरादून में गठित आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को जांच ट्रांसफर करती है। अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए थाना खोलने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।